हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। देखिए, आज की क्लास बेस्ड है हम्म, थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा मनोविज्ञान और थोड़ी सी फिलॉसफी पे। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे एंसेस्टर्स कुछ मेंटल चीट कोड्स को यूज़ करते थे। वो उनके काम आते थे, लेकिन वो चीट कोड्स जब हम यूज़ कर रहे हैं आज डिजिटल एज में, हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये कौन से कॉग्निटिव ट्रैप्स हैं, कौन से चीट कोड्स हैं जिनसे हमें छुटकारा पाना है, इस आर्टिकल में देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कभी कभी इस तरह के आर्टिकल मुझे मिलते हैं, मैं ज़रूर आपसे शेयर करता हूँ। अपना क्विज़ भी देख लो, आज का इसी क्लास के ऊपर बेस्ड है। जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द क्लास। 10 में से आपको 10 नंबर मिले, आपका ये ऑब्जेक्टिव है। शुरू करते हैं क्लास को। क्विज़ को क्लास के लास्ट में देखा जाएगा। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कॉग्निटिव ट्रैप्स। देखिए, कॉग्निटिव, कॉग्निशन, ये जो वर्ड है ना, कॉग, इसका मतलब होता है दिमाग। हर वो चीज़ कॉग्निशन है जो दिमाग की समझने की क्षमता से जुड़ी हुई है, ठीक है। और कॉग्निटिव का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल, दिमागी, ब्रेन से जुड़ा हुआ, है ना। कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कॉग्निटिव, है ना, इस तरह की चीज़ें। ट्रैप का मतलब होता है जाला, जहाँ फंस जाएं, जिस चीज़ के अंदर आप ट्रैप हो जाएं। कह रहे हैं जी, कुछ मेंटल ट्रैप्स हैं, कुछ कॉग्निटिव ट्रैप्स हैं जिनमें हम सब फंसे हुए हैं। दिमागी तौर पे फंसे हुए हैं, शारीरिक तौर पे हम उनमें नहीं हैं, लेकिन हमारे दिमाग उन्हीं के अंदर उलझे हुए हैं। अब ये कौन से ट्रैप्स हैं, आगे आप डिटेल में देखेंगे। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। कह रहा है, ब्रेन्स एज ओल्ड शॉर्टकट्स आर रनिंग अमक इन द डिजिटल एज। कह रहा है, ब्रेन के जो एज ओल्ड शॉर्टकट्स हैं, ब्रेन यानी दिमाग, एज ओल्ड मतलब काफ़ी सदियों पुराने, है ना, हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए जो दिमागी शॉर्टकट्स हैं, कुछ मेंटल मॉडल्स हैं, वो रन अमक कर रहे हैं। देखिए, रन अमक का मतलब होता है खुले सांड की तरह घूमना, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, वाइल्ड मैनर में, इनसेन मैनर में। ये शॉर्टकट्स जो हैं आजकल इनसेन पागलों की तरह घूम रहे हैं डिजिटल एज के अंदर, टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में। अब इन शॉर्टकट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इनसे हमारा दिमाग बल्कि ख़राब ही होता है। शॉर्टकट सब्जेक्ट है, आर रनिंग, आर रनिंग हमारी वर्ब है। रन अमक करना एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, खुले सांड की तरह घूमना, पागलों की तरह, जंगलियों की तरह इधर उधर धक्के खाना। याद रखें, इस वर्ड को, अमक को, अमोक भी बोलते हैं। चाहे तो अमक लिख दें, चाहे अमोक लिख दें, दोनों ही सही हैं, ठीक है। बर्जर्क, इनसेन, वाइल्ड, सभी के सभी अमक के सिनोनिम है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रेन जो वर्ड है एक बॉडी पार्ट है, और याद रखते हैं बॉडी पार्ट से पहले हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। द ब्रेन, द हार्ट, द लेग, द हैंड, है ना, जो भी आप लगाना चाहें, द लिवर, द किडनी, बॉडी पार्ट्स हमेशा अपने पहले द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब यहाँ क्यों नहीं लगाया हुआ, ठीक है, नहीं लगाया इसने, हमें तो आता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर इनकी गलतियाँ निकालो, पढ़ते हुए मज़ा आए आपको। चलिए, अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे। 4-5 मोटे वर्ड्स हैं, शुरू में देख लो ताकि इस क्लास को आप बिना डिस्टर्बेंस के ले सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी। जो बच्चे क्लास में नए हैं ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं क्लास को एक लाइक दे दें। वीडियोस काफ़ी बेसिक से बनाई जाती हैं, आपके लिए बेसिक से होती हैं, इसलिए काफ़ी मेहनत भी इन पे करनी पड़ती है ना। पहला जो वर्ड है आज का वो है एम्बार्क। एम्बार्क वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है किसी जहाज़ के ऊपर जा कर के खड़े हो जाना। आप, एक जहाज़ है वो चलने के लिए तैयार है, उसके ऊपर जा कर के अगर आप खड़े हो गए यानी आप ऑन बोर्ड आ गए, तो मतलब आप चलने के लिए रेडी हैं। वहीं से आपने एम्बार्क नाम का वर्ड बनाया हुआ है, किसी जर्नी को, इनिशिएटिव को शुरू करना।
अगर आपने एक नई दुकान खोली है जलेबी बनाने की, सो यू हैव एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू जर्नी या एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू बिजनेस, ठीक है। और बिजनेस किसका है? हलवाई का, कन्फेक्शनर का। चलिए, द कपल इज़ प्लानिंग टू एम्बार्क ऑन अ 6 month वर्ल्ड टूर। ये जो कपल है प्लान कर रहा है एम्बार्क करने का, शुरू करने का एक जर्नी को जो है 6 महीने के वर्ल्ड टूर की। एम्बार्क के बाद हमेशा ऑन लगाएं जिस भी सफ़र की आप शुरुआत कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप समझ गए ना, श्री गणेश कर रहे हैं, एम्बार्क ऑन ए वेंचर, एम्बार्क ऑन ए बिजनेस, एम्बार्क ऑन ए जर्नी, है ना। तो ये फ्रेजल वर्ब या फिर फिक्स प्रेपोजिशन फ्रेज आप आर्टिकल में आज देखेंगे, एम्बार्क। अगला वर्ड है अपने पास यूबिक्यूटस, सभी को आता ही होगा। जो चीज़ हर जगह एग्जिस्ट करती है, सर्वत्र विद्यमान है, यूनिवर्सल है, उसको आप बोलते हैं यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस को ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं और परवेसिव भी बोलते हैं। आज आप परवेसिव नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्यूटस, पॉलीथीन की थैलियाँ यूबिक्यूटस हैं, हर जगह आपको मिलेंगी, ओमनी प्रेजेंट है। अगला वर्ड है अपने पास एनकम्पस, कंपस से वर्ड बना हुआ है। स्कूल में आप प्रकार से गोले बनाते थे, याद होगा आपको। वो प्रकार को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपस। और एनकम्पस का मतलब क्या होता है? उस प्रकार की तरह एक गोला बनाना जिसमें किसी चीज़ को आप अपने दायरे में ले लो। जब आप एक गोला बनाते हो तो एक इतना एरिया तो उस गोले के दायरे में आ जाता है ना। अगर आप इसी तरीके से दायरे में किसी चीज़ को लेते हैं तो एनकम्पस नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं, टू इंक्लूड समथिंग इन स्कोप। हर जॉब एज अ सेक्रेटरी एनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जो जॉब है सेक्रेटरी के तौर पे, वो दायरे में लेती है, एनकम्पस करती है एक बहुत बड़ी रेंज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बहुत बड़ी रेंज को, जिम्मेदारियों की। एनकैप्सुलेट करना, एनवेलप करना, कवर करना, इंक्लूड करना, सभी इसके सिनोनिम है एनकम्पस के। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगला वर्ड है पेडल। पेडल अगर आपने उसके देखे हो साइकिल के, पेडल क्या करते हैं? साइकिल को आगे ले जाते हैं। तो पेडल वहीं से वर्ब बनाई गई है, किसी चीज़ को बेचना, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, किसी ख्याल को, विचार को। लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है। धक्का मार मार के किसी गलत चीज़ को बेच रहे हैं, ड्रग्स को सेल कर रहे हैं आप, है ना, कोई गलत बात को सेल कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को सेल कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं अंग्रेजी में पेडल करना। द न्यूयॉर्क पुलिस हैव लॉन्च्ड अ क्रैकडाउन। न्यूयॉर्क की पुलिस ने एक शिकंजे को लॉन्च किया है, क्रैकडाउन को लॉन्च किया है ऑन साउथ अमेरिकन माइग्रेंट्स। साउथ अमेरिका से आने वाले माइग्रेंट्स पे, हिस्पैनिक जो है डायस्पोरा पे, इन्वॉल्व इन पेडलिंग ड्रग्स। ये वो माइग्रेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स को बेचने में, सेल करने में, प्रमोट करने में। तो अमेरिका की काफ़ी बड़ी परेशानी है। ये मैक्सिको और ब्राज़ील से लोग आकर के अमेरिका में ड्रग्स वगैरह बेचते हैं और अमेरिका काफ़ी परेशान रहता है इन लोगों से। सेल करना, पिच करना, प्रमोट करना, मॉन्गर करना, सभी पेडल के सिनोनिम है। आज ये वर्ड आप पेडल आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, लास्ट वर्ड है आज का, डिल्यूज। डिल्यूज क्या होता है? देखो, वैसे तो डिल्यूज बोलते हैं किसी बाढ़ को, डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स को, या फिर किसी चीज़ की बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और कॉन्फ्रेंस जैसे ही ख़त्म हुई तो सभी पत्रकार क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं जो आदमी कॉन्फ्रेंस कर रहा था उससे। तो उस आदमी पे सवालों का डिल्यूज आ जाता है, सैलाब आ जाता है, ठीक है। तो चाहे पानी का सैलाब हो या किसी चीज़ की सडन इमरजेंस हो इन लार्ज क्वांटिटीज़, अंग्रेजी में कहलाता है वो डिल्यूज। अबाउट अ मिलियन पीपल लॉस्ट देयर होम्स इन द डिल्यूज। लगभग 10 लाख लोगों ने अपने घर खो दिए इस सैलाब में, इस बाढ़ में। तो ये तो पहला मीनिंग हो गया। द टीवी चैनल रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स। टीवी चैनल ने रिसीव किया एक सैलाब को, शिकायतों के, अबाउट द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम वो चला रहे थे। तो दोनों ही तरीके से वर्ड यूज़ होगा, है ना, खाली पानी और बाढ़ से मत जोड़ के रखना। डिल्यूज को इनंडेशन भी बोलते हैं, बाढ़ को, है ना, एवलांश, बैरेज, डाउनपोर, सभी इसका सिनोनिम है बाढ़ के या सैलाब के। तो आज इसकी आप एडजेक्टिव फॉर्म देखेंगे इनंडेशन की, इनंडेटेड। डिल्यूज या इनंडेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ जो बाढ़ से, सैलाब से भरी हुई हो, है ना। चलिए, जहाँ ये वर्ड आएगा फिर से आपको रिपीट करवाएंगे, 5 वर्ड्स डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि कुछ मेंटल मॉडल्स हैं, पैटर्न्स हैं, कॉग्निटिव पैटर्न्स, जो हमारे पूर्वज यूज़ करते थे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम होती थी। अब देखो, आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी है, लेकिन इन्हीं पैटर्न्स में हम अभी भी फंसे हुए हैं। वक्त आ चुका है कि इन पैटर्न से हम निकलें। पहले तो इनको समझें कैसे इन ट्रैप्स में हम फंसे हैं, फिर इनसे निकलें, और निकलने के रास्ते भी इस आर्टिकल में बताए गए हैं। पैटर्न्स आपको एक एक करके बताएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इन्फॉर्मेटिव है।
ऐसी चीज़ें आप जानोगे जो शायद आप देखते थे लेकिन कभी आपने स्ट्रक्चर्ड वे में उनके बारे में नहीं पढ़ा, है ना। शुरू करते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल की आज की टोन है एनालाइजिंग, साथ में है थॉटफुल, सोच विचार की बात कर रहे हैं ना, थॉट्स की, थॉटफुल एकदम गहरा, और थोड़ी है आज की फिलॉसफिकल, फिलॉसफी भी आप इस आर्टिकल में देखेंगे। शुरू करें। इन द एज ऑफ मैजिकल ओवर थिंकिंग, कॉलम नोट्स ऑन मॉडर्न इरेशनैलिटी बाय अमेंडा मॉन्टेल। शी asserts that humanity is collectively embarking on a mass head trip। कह रहे जी इस किताब में, मुझे कैसे पता लगा ये किताब का नाम है? 3 वजहों से। पहला तो ये किताब का नाम इसलिए है क्योंकि इसका पहला लेटर बड़ा है हर वर्ड का। ओवर थिंकिंग का ओ, मैजिकल का एम, एज का ए, इरेशनैलिटी का आई, नोट्स का, मॉडर्न का। ऑफ का ओ छोटा है, ऑन का ओ छोटा है क्योंकि ये दोनों प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को टाइटल्स में हमेशा छोटा रखा जाता है। तो पहला तो मुझे इससे पता लगा ये कोई किताब या कोई डॉक्यूमेंट्री है, मूवी है, कोई ऐसे है ना। दूसरा इन लगा हुआ है, इनका मतलब है इसके अंदर, यानी अब ये ज़रूरी कोई किताब होगी। और तीसरा बाय लगा हुआ है, किताब के ऑथर का नाम भी दिया गया है। किताब किसने लिखी है? अमेंडा मॉन्टेल ने। इस तरीके से पता लगता है आपको किताब की बात कर रहे हैं। कह रहा है जी इस बड़े से नाम वाली किताब में, जिसका लिखने वाला लेखक थी अमेंडा मॉन्टेल, इस किताब में अमेंडा असर्ट करती हैं, इस चीज़ को कंटेंट करती हैं, जोर देके कहती हैं। और क्या कहती हैं? कि जो ह्यूमैनिटी है, मानव जाति है, वो कलेक्टिवली यानी मिलजुल करके एम्बार्क ऑन कर रही है, शुरू कर रही है एक मास हेड ट्रिप को। मास का मतलब होता है जिसमें सभी लोग शामिल हों, बड़े स्केल पे हो रहा हो, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की बात हो रही हो। और हेड ट्रिप क्या होता है? दिमागी ट्रिप। हेड ट्रिप का मतलब होता है नशा, या नशे का सुरूर, सॉरी, ठीक है, नशा नहीं, सुरूर। जो पीने के बाद, कुछ खाने के बाद आ जाता है ना शराबियों को, नशेड़ियों को, उसको बोलते हैं हेड ट्रिप। दिमाग आपका ट्रिप कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है ना। तो ये अमेंडा कहती हैं आजकल की एज में मानव जाति मिल करके नशा कर रही है, हेड ट्रिप कर रही है। और ये नशा कौन सा कर रही है भाई? विद आवर माइंड्स सीमिंगली टर्निंग अगेंस्ट अस। और ये नशा हो रहा है हमारे माइंड्स के देखे जा सकने वाले तौर पे, अपेरेंट तौर पे, सीमिंग तौर पे टर्न कर जाने के ही हमारे ही खिलाफ, अगेंस्ट अस। टर्न्स अगेंस्ट समबडी का मतलब है किसी के खिलाफ चले जाना, बगावत कर देना। तो ये कह रही है अमेंडा, हम सभी के सभी लोग करके मिल करके नशे में आ चुके हैं और हमारे दिमाग हमारे खिलाफ बगावत कर चुके हैं। मीनिंग समझ पाए इसका? हिंदी में जब समझ आता है बड़ी खुशी सी मिलती है ना। इंग्लिश में कितना सिंपल सा लिखा हुआ और हिंदी में क्या मीनिंग निकल रहा है इसका। शी की वर्ब है असर्ट्स, ह्यूमैनिटी की मतलब है मानव जाति, वर्ब है इसकी इज़, एम्बार्किंग ऑन, है ना, ह्यूमैनिटी इज एम्बार्किंग ऑन। कलेक्टिवली यहाँ पे एडवर्ब है, मिले जुले तौर पे एम्बार्क ऑन कर रही है, सब मिल करके इस काम को कर रहे हैं। एम्बार्क ऑन करना, किसी नए सफ़र की शुरुआत करना, याद है ना, एम्बार्क ऑन अ ट्रिप। हेड ट्रिप मैंने आपको बता दिया, दिमाग का सुरूर। विद के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब लगती है, अच्छे से आपको करवा चुके हैं। कभी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कभी कभी वर्ब की बीइंग प्लस में V3 लगती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वो संडे वाली क्लास आती है, स्ट्रक्चर्स करवाने वाली 5-6 क्लासेज हुई हैं, उनमें चेक कर लेना, ठीक है। ये ऐसा करूँगा, मैं यहाँ डाल दूंगा, 15 मिनट में देख लेना। सीमिंगली यानी देखे जाने वाले तौर पे, जाहिर तौर पे। अब देखो कैसे कर रहा है हम सब नशा। कह रहा है वाइल एक्नॉलेजिंग दैट मैजिकल थिंकिंग is an age-old trait and that our minds have historically been resourceful and rational, capable of utilizing shortcuts to process information. Montel contends that contemporary factors such as sudden and extreme information overload, pervasive loneliness, and the capitalist pressure to possess all-encompassing knowledge are causing our cognitive patterns to go haywire. कितना लंबा सेंटेंस है ये, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे आप। इसको छोटा छोटा करके पढ़ना पड़ेगा, तभी मीनिंग निकलेगा। कह रहे जी जहाँ एक्नॉलेज करते हुए, इस चीज़ को मानते हुए, एक्नॉलेज करना यानी किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान लेना। और किस चीज़ को? दैट लगा के बता रहा है कि जो मैजिकल थिंकिंग है, मैजिकल थिंकिंग होती है शॉर्टकट वाली थिंकिंग। ज़्यादा लंबा मत सोचो, अचानक से कुछ पैटर्न निकाल लो और वहीं से अपना कुछ निकाल लो, है ना, अपना कुछ डिसीजन लेना ले लो। तो ये जो शॉर्टकट वाली मैजिकल थिंकिंग होती है, वो एक एज ओल्ड ट्रेट है, एक ऐसा गुण है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो सदियों पुराना है। कह रहे जी इस बात को स्वीकार करते हुए, और इस बात को भी स्वीकार करते हुए दैट कि हमारे माइंड जो हैं वो ऐतिहासिक तौर पे काफ़ी रिसोर्सफुल और रैशनल रहे हैं, काफ़ी लॉजिकल और रिसोर्सफुल रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई लॉजिक रिसोर्स निकाल के ले आते हैं सोच विचार का, और कैपेबल भी रहे हैं, सक्षम भी रहे हैं
यूटिलाइज करने के इन्हीं शॉर्टकट्स को मैजिकल थिंकिंग के, ताकि प्रोसेस कर सके इंफॉर्मेशन को। कह रहे जी इस बात को एक्नॉलेज करते हुए कि ये सारे जो मेंटल मॉडल्स हैं जो आप देखेंगे ये एज ओल्ड हैं और हमारे दिमाग ने इनको बड़े अच्छे से यूज़ किया है जो भी इंफॉर्मेशन होती थी उसको प्रोसेस करने के लिए रैशनल तरीके से। इस बात को मानते हुए ये जो मॉन्टेल है अमेंडा ये कंटेंट करती हैं। पहले ये असर्ट कर रही थी, अब ये कंटेंट कर रही हैं। दोनों का मतलब एक ही है, किसी चीज़ को जोड़ दे के कहना। मॉन्टेल ये कहती हैं जोड़ दे के दैट वो ये कि कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स जो हैं, आजकल के कई फैक्टर्स जो हैं, कंटेम्प्रेरी मतलब रिलेटिंग टू प्रेजेंट, है ना, हाल फिलहाल के जो फैक्टर्स हैं। और कैसे फैक्टर्स? ये 3 तरह के फैक्टर्स सच एज, एक तो फटाफट से आने वाला और एक्सट्रीम जो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, दूसरा हर तरफ फैला हुआ अकेलापन है, और तीसरा जो कैपिटलिस्ट प्रेशर है कि हम पजेस करें ऑल एनकम्पेसिंग नॉलेज को, ऐसी नॉलेज को जिसके दायरे में सब कुछ आता हो। तो आजकल यही होड़ चली हुई है, किसको पता है किस चीज़ के बारे में, है ना, सारी नॉलेज किसके पास है। कह रहा है ये जो कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स हैं ना आजकल के, ये इस 3 तरह के, ये कोज कर रहे हैं हमारे इन्हीं कॉग्निटिव पैटर्न्स को, हमारे इन्हीं मैजिकल थिंकिंग के पैटर्न्स को, कि ये गो हे वायर हो जाएं, ये बिल्कुल तहस नहस हो जाएं। हे वायर का मतलब होता है एकदम केओटिक मैनर में, अराजकता वाले तरीके से, आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये हमारे मेंटल पैटर्न्स जो हम सदियों से अच्छे से यूज़ करते आए थे, इन परेशानियों की वजह से आज उनको सही से हम यूज़ नहीं कर पा रहे और दिमाग हमारे ख़राब हो गए हैं। परेशानियाँ आपके सामने लिख दी गई हैं। समझ पाए इस सेंटेंस को? तो इस पूरी बात को अमेंडा ने एक्नॉलेज किया कि ये बड़े काम के जो है मॉडल्स हैं, हमारे पूर्वज बड़े अच्छे से यूज़ करते थे और बड़े अच्छी चीज़ें थी ये। लेकिन आजकल ये सब बीमारियां चल रही हैं डिजिटल एज के अंदर, इसकी वजह से हमारे दिमाग इन्हीं मॉडल्स की वजह से ख़राब हो गए हैं। मैजिकल थिंकिंग यानी शॉर्टकट थिंकिंग, वो इसकी इस ट्रेट का मतलब होता है गुण, एट्रीब्यूट। तो ये गुण था हमारे पूर्वजों का। माइंड्स की वर्ब है हैव बिन, हमारे माइंड्स रहे हैं, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है लिंकिंग वर्ब के साथ, हमारे माइंड्स रहे हैं रिसोर्सफुल और रैशनल। माइंड के आगे द लगना चाहिए था, लेकिन द इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे पजेसिव लग चुका है। पजेसिव और द कभी भी साथ में नहीं आते। माई के साथ में, योर के साथ में, और के साथ में द लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कैपेबल ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए सक्षम। याद रखें हमेशा कैपेबल ऑफ यही स्ट्रक्चर यूज़ होती है। कैपेबल टू डू समथिंग नहीं होता, कैपेबल टू यूटिलाइज नहीं होगा, कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग, कैपेबल ऑफ रीडिंग, कैपेबल ऑफ वॉकिंग, है ना, जो भी आप सक्षम है जिस भी काम को करने के। मॉन्टेल की वर्ब है कंटेंट्स, कंटेंट करना, आर्ग्यू करना, स्टेटमेंट देना। फैक्टर्स की वर्ब है आर, कॉजिंग। परवेसिव यानी यूबिक्यूटस, एक अकेलापन सा है हर आदमी जिससे जूझ रहा है। अगर इस अकेलेपन को आपको देखना है तो आप लाखों करोड़ों लोगों को देखें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जो दूसरों की लाइफ में नोक झोंक कर रहे हैं, नाक घुसा रहे हैं कि, है ना, ये कहाँ घूम रहा है, इसकी किससे शादी हुई, इसके कितने बच्चे हैं, इसने क्या पढ़ लिया, इसने कौन सी गाड़ी ले ली। ये हमारी परवेसिव लोनलीनेस का सबसे बड़ा साइन है कि हम 2 दिन भी अकेले नहीं रह सकते अपने घर के अंदर। ऑल इनकम्पासिंग का मतलब होता है जो सबको इंक्लूड करे, सबको अपने दायरे में लेता हो। ऐसा नॉलेज हमें आजकल चाहिए, है ना। तुझे कितने देशों की कैपिटल याद है, तुझे कितने कंट्रीज़ की करेंसी याद है? अरे क्यों याद करनी है मुझे करेंसी सब कंट्रीज़ की, क्यों कैपिटल याद करनी है मुझे, है ना। पर ये कैपिटलिस्ट प्रेशर है हमारे ऊपर एग्जाम्स वगैरह पास करने का कि सब कुछ पता होना चाहिए आपको। चलिए, गो हेवायर मैंने आपको बता दिया, आउट ऑफ कंट्रोल होना। अब ये लंबे सेंटेंस को कैसे पढ़ना है आपने अभी देखा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी व्हाट वर वंस कॉग्निटिव बायसेस और मेंटल चीट कोड्स यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स आर नाउ लीडिंग अस टू ओवरथिंक और अंडरथिंक द रॉन्ग एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। कह रहे वो चीज़ें वट जो हुआ करती थी कभी, वंस या एक बार या कभी, कॉग्निटिव बायसेस दिमागी तौर पे बनाए जाने वाले बायस। बायस का मतलब होता है एक तरफ आपका दिमाग झुक जाए ताकि आप इंफॉर्मेशन को फटाफट प्रोसेस कर सको, नहीं तो आप हमेशा असमंजस में रहोगे। बायस बना लोगे तो आप फटाफट डिसीजन ले लोगे। कह रहे कि ऐसी चीज़ें जो कभी हुआ करती थी कॉग्निटिव बायस या फिर मेंटल चीट कोड्स, और वो चीट कोड्स जो यूज्ड होते थे हमारे एंसेस्टर्स पूर्वजों के द्वारा। यूज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है इन बायसिस कोड्स के लिए। कह रहे जो चीज़ कभी ये कहलाती थी ना, अब वही चीज़ें लीड कर रही हैं हम लोगों को कि हम ओवर थिंक करें, या तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचें, या अंडर थिंक करें, ज़रूरत से कम सोचें गलत पहलुओं को हमारी ज़िंदगी के। तो जितना सोचना चाहिए जिस चीज़ को, या तो उससे ज़्यादा सोच रहे हैं या कम सोच रहे हैं, ये हमारे साथ हो रहा है। वट की वर्ब है आर, लीडिंग। ये मेंटल चीट कोड्स और बायसिस की वर्ब है वर।
सेंटेंस बड़ा प्यारा बना हुआ है, समझ पा रहे हो? अगर इस तरीके से देखना चाहो तो ऐसे बन सकता है, या फिर वर्ड की वर्ब बन जाएगी और इन बायसिस और चीट कोड्स की वर्ब आर लीडिंग बन जाएगी। दोनों ही तरीके से आप इस सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं। करवाऊंगा आपको संडे वाली क्लास में, ऐसे सेंटेंसेस कैसे ब्रेक करने सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायसिस आपने देख लिया, अब ये तीनों चीट कोड्स आपको बताएगा, तीनों चारों। फर्स्ट, कंसीडर द फिनोमिनन ऑफ सेलिब्रिटी वर्शिप विच हैज़ टेकन ऑन एन इनसर्चेबल क्वालिटी। कह रहे कंसीडर करें इस फिनोमिनन को, इस घटना को जो है सेलिब्रिटी वर्शिप की। सेलिब्रिटी वर्शिप मतलब किसी बड़े आदमी की, किसी बड़े एक्टर, बड़े सिंगर, नेता की वर्शिप करना, पूजा करना उसकी। कह रहे इस मामले को कंसीडर करें। कह रहे विच हैज़ टेकन ऑन एन इनसर्चेबल क्वालिटी। कह रहा है और ये एक ऐसी चीज़ है सेलिब्रिटी वर्शिप जिसने टेक ऑन कर लिया है। टेक ऑन करना यानी अज्यूम कर लेना, वस्त्र धारण कर लेना, अवतार ले लेना, मैनिफेस्ट कर लेना। इसने टेक ऑन कर लिया है एक ऐसी क्वालिटी को, अज्यूम कर लिया है एक ऐसी क्वालिटी को जो इनसैशिएबल है, जो अनसेटिस्फाइबल है। कितना भी आप सेलिब्रिटी वर्शिप कर लें कोई इंतहा नहीं है। कुछ लोग तो पागल ही हो गए हैं किसी किसी के पीछे, है ना। माँ बाप घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक्टर है, हमारा जो ये लीडर है, हमारा नेता है, माँ बाप से भी भड़के हो गया। तो ये सेलिब्रिटी वर्शिप जो है एक मेंटल मॉडल के हेवायर होने का साइन है, आपके दिमागी तौर पे बीमार होने का साइन है। कंसीडर करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है, ऐसे सेंटेंस में यू जो है यू अंडरस्टूड होता है। आप भी कंसीडर करेंगे ना, यू कंसीडर, यू सब्जेक्ट, कंसीडर इसकी वर्ब। विच आया सेलिब्रिटी वर्शिप के लिए, विच की वर्ब है हैज़ टेकन ऑन, टेक ऑन करना, अज्यूम करना, एम्ब्रेस करना। इनसैशिएबल मतलब जिसको सशिएट ना किया जा सके या सेटिस्फाइड ना किया जा सके, असंतुष्ट रहने वाली चीज़ कहलाती है इनसैशिएबल। ठीक है, अब इन से और एबल से, इन से शुरू होने वाले और एबल से ख़त्म होने वाले 6 खतरनाक से वन वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। वीडियो को पॉज करो और देखो आपको कितने याद हैं। इनडिस्पेंसिबल, इनडिसाइफरेबल, इनकंसीवेबल, इंडिफैटिगेबल, इनएक्सट्रिकेबल, इंड्यूबिटेबल। करवा दूं सारे, याद रहेंगे? अब बोलूँगा एक एक करके लिखूंगा आपके सामने। देखिए, डिस्पेंस का मतलब होता है या डिस्पेंस विद का मतलब होता है छुटकारा पाना। इनडिस्पेंसिबल वो चीज़ है जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, जो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। जैसे स्मार्टफोन्स और इंटरनेट आर इनडिस्पेंसिबल इन द करंट डिजिटल एज। इंटरनेट और स्मार्टफोन से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, डिस्पेंस विद करना यानी छुटकारा पाना, ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनडिस्पेंसिबल है। वैसे ही इनडिसाइफरेबल, देखिए साइफर का या सिफर का मतलब होता है किसी चीज़ को कोड वर्ड में डालना। डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज़ का कोड वर्ड जो है तोड़ना, किसी चीज़ को आसान भाषा में समझना। और इनडिसाइफरेबल मतलब जिस चीज़ को डिसाइफर नहीं किया जा सकता, जिस चीज़ को डिकोड नहीं किया जा सकता। ठीक है, डिकोड करना समझते हैं ना, ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आप उसको समझ लेंगे ब्रेक करके तो डिकोड कर लेंगे, डिसाइफर कर लेंगे। इनडिसाइफरेबल मतलब जिसको डिकोड करना मुश्किल है या समझना मुश्किल है ना। चलिए, इनकंसीवेबल, कंसीव करना यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना दिमाग में या उसको रियल में बनाना। कंसीव करने का मतलब होता है किसी चीज़ का ढांचा जो है, नींव जो है रखना, है ना। इनकंसीवेबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, आपको आपकी सोच में भी नहीं हो सकती, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये हो जाएगा, वो होता है इनकंसीवेबल। समथिंग विच कैन नॉट बी कंसीव्ड। ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं हाईली अनलाइकली या इम्पॉसिबल। भाई जो आप सोच नहीं सकते हो जाएगा, मतलब वो चीज़ इम्पॉसिबल ही है आपके लिए, तो आप इसको इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं इनकंसीवेबल को। इनडिफैटिगेबल, देखिए ये बना है फटीग से, फटीग यानी थकान। अगर आप इनडिफैटिगेबल हैं तो आप थकते नहीं हैं। समथिंग विच कैन नॉट बी टायर्ड, टायरलेस बोल सकते हैं इसको, अथक बोल सकते हैं। अगर आप ऐसी पढ़ाई या मेहनत कर रहे हैं जो इनडिफैटिगेबल है, तो आप अथक मेहनत कर रहे हैं, बिना थके आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस्ड हैं, होना भी चाहिए। अगला वर्ड है इनएक्सट्रिकेबल। देखिए, एक्सट्रिकेट करना यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना, किसी उलझन से, किसी मामले को सुलझाना, एक्सट्रिकेट करना। इनएक्सट्रिकेबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सट्रिकेटेड, या फिर अनरिजॉल्वेबल चीज़ है जिसका कोई सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, अनरिजॉल्वेबल। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर प्रॉब्लम है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इनएक्सट्रिकेबल। इसका कोई रेजोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, कोई रिजॉल्व नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा, इनएक्सट्रिकेबल है। लास्ट है इंड्यूबिटेबल, जिस चीज़ पे डाउट नहीं किया जा सके,
जो बियॉन्ड डाउट हो, जो बेशक हो, हिंदी में बोलते हैं बेशक, समथिंग विच कैन नॉट बी डाउटेड, है ना, बियॉन्ड डाउट हो, आपको लगता है ये तो होगा ही होगा, कोई फ़र्क इसमें कोई शक ही नहीं है ना, तो इनड्यूबिटेबल। चलिए 5 6 7 वन वर्ड्स हो गए आज के क्विज़ में आपसे पूछे हुए, और ये सारे अच्छे लेवल वाले हैं, आसान वाले तो मैं लाया ही नहीं, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल वो तो मैं लाया ही नहीं, है ना। चल, तो ये पहला मेंटल मॉडल आपने देखा। अब ये जो मेंटल मॉडल आपने देखा सेलिब्रिटी वर्शिप का, ये बीमारी आई कहाँ से है? Montel attributes this to halo effect, wherein individuals make positive assumptions about a person's character based on a single trait. Montel जो है एट्रीब्यूट करते हैं, एट्रीब्यूट करना यानी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से जोड़ना, उसका रीज़न बताने के लिए। मोन्टेल इसका रीज़न बताते हुए इसको जोड़ते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं इस पूरे पागलपन को हेलो इफेक्ट से। इसको पिक्चर से दिखाते हैं आपको हेलो क्या होता है। देखो ये जो जितने भी गॉड्स हैं, है ना, किसी भी रिलीजन में, उनके सर के पीछे एक दिव्य ज्योति सी रहती है, देख रहे हो आप, इस टाइप की। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेलो, हिंदी बोलते हैं दिव्य ज्योति। ये जीसस के पीछे इन्होंने बना रखी है ना, कभी गॉड के, कभी किसी एंजल के, ये मदर टेरेसा के पीछे बना रखी है। ऐसे हिंदू गॉड्स के पीछे भी आपको अगर रामायण महाभारत में आप देखोगे टीवी सीरियल्स में आपको हेलो दिखेगी। तो ये जो हेलो है ना, देख लो ये कृष्ण जी के पीछे है, शंकर जी के पीछे है, देख लेना। तो ये हेलो जो होती है गॉड के पीछे रहने वाली ये दिव्य ज्योति, ये आपको बताती है कि ये आदमी बड़ा नेक है, बड़ा दिल का सच्चा है, यह कुछ पुण्य आत्मा है। और यही हेलो इफेक्ट है, जब किसी आदमी को आप पुण्य आत्मा मान लेते हो, फिर अब आपके लिए वो गॉड हो जाता है। फिर उसकी ख़राब क्वालिटीज़ को आप जो है डिसरिगार्ड करते हो। वो गलत गंदे काम करता है तो आप आंखें मूंद लेते हो। क्यों मूंद लेते हो? क्योंकि आपने उसको भगवान मान लिया है। तो ये हेलो इफेक्ट किसी वक्त काम आता था जब इंफॉर्मेशन हमारे पास कम होती थी, लेकिन अब इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे पास। गंदी क्वालिटी किसी की दिखे तो उसको भगवान मत मानो, और भगवान तो किसी को मानो ही मत। तो मोन्टेल एट्रीब्यूट करती हैं इस पागलपन को हेलो इफेक्ट पे, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो थे, वेरिन यानी जिसके अंदर, वेरिन यानी जिसके अंदर जो लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, वो पॉजिटिव अजम्पशन बनाते थे किसी भी पर्सन के कैरेक्टर पे, जो बेस्ड होती थी एक सिंगल ट्रेट पे। कोई आदमी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, एक ही गुण है उसमें, और इस वजह से उस आदमी को आपने अपना लीडर भी मान लिया, अपना नेता भी मान लिया, उसका गाना भी अच्छा लगने लगा, है ना, उसकी हर चीज़ आपको अच्छा लगने लगी, आपको वो आदमी बड़ा नेक लगता है, दानी लगता है। एक ट्रेट के ऊपर उसका पूरा करेक्टर आप बेस कभी भी ना करें। तो ये हो गया हेलो इफेक्ट, फर्स्ट जो है मेंटल मॉडल। मोन्टेल की वर्ब है एट्रीब्यूट्स, इंडिविजुअल्स की वर्ब है मेक। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मेंटल मॉडल क्या कहता है? फर्दर मोर द इंक्लिनेशन टूवर्ड्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कॉन्स्पिरिचुअलिटी इज़ फ्यूल्ड बाय प्रोपोर्शनलिटी बायस। कह रहे जी सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारा इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन यानी रुझान, और किस चीज़ की तरफ है? टूवर्ड्स लगा के बता रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के तरफ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होती है? हर चीज़ में आपको षड्यंत्र दिखे, है ना। आदमी तो कभी चांद पे गया ही नहीं, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये अमेरिका ने एलियंस पकड़ रखे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वैक्सीन पे तो खूब कंट्रोवर्सी हो रही है। वैक्सीन लगने से पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आ रही थी कि वैक्सीन लगा के पूरी दुनिया को मारने की साजिश चल रही है। तो कह रहा है ये जो हमारा इंक्लिनेशन है ना, हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी घुसा देने का, या फिर जिसको हम कॉन्स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं, ऐसी स्पिरिचुअलिटी जो कॉन्स्पिरेसी के ऊपर बेस्ड है, ये इंक्लिनेशन, ये रुझान हमारा फ्यूल्ड होता है, इसको फ्यूल मिलता है, ईंधन मिलता है। और किसका? दूसरे इस मेंटल मॉडल का, प्रोपोर्शनलिटी बायस का। और ये प्रोपोर्शनलिटी बायस क्या है? आर डिज़ायर फॉर ग्रैंड एक्सप्लेनेशंस इन लाइफ, कि हमारा डिज़ायर है, हमारी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में, आपसे ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर चीज़ की कोई ग्रैंड एक्सप्लेनेशन हो। आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, ऐसा हुआ है तो कुछ भगवान चाहता था तभी ऐसा हुआ है। तो आप ये ग्रैंड एक्सप्लेनेशन जब मांगते हो, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी बायस। ज़रूरी नहीं है प्रोपोर्शनलिटी हो, कोई बड़ी घटना हुई है, हो सकता है उसके पीछे कोई छोटा सा कारण हो, आप बड़ा कारण ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ना हो। समझ पाए ना? प्रोपोर्शनल होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों को आपस में। तो ये हमारा सेकंड बायस है। इंक्लिनेशन की वर्ब है इज़ फ्यूल्ड। कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पेडल promises of personal control, blending conspiracy theories with alternative mental health approaches। कह रहा है इसी का फ़ायदा उठा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो पेडल करते हैं, आगे सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं ऐसे प्रोमिसेस या वादों को जो है पर्सनल कंट्रोल का। पर्सनल कंट्रोल क्या होता है? आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएँ अपनी पर्सनैलिटी पे। और ये कैसे करते हैं? ब्लेंड करते हुए, मिक्स करते हुए। ब्लेंड करना यानी दो चीज़ों को मिलाना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को
और किसके साथ में, ऑल्टरनेटिव मेंटल हेल्थ अप्रोचेज के साथ में। ऐसी मेंटल हेल्थ की अप्रोचेज जो ऑल्टरनेटिव हैं, जो वैकल्पिक हैं, और मिक्स करके क्या बनाते हैं ये, लाइक मैनिफेस्टेशन और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा ना, जो चाहिए उसके बारे में सोचो, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा उसका, जो चीज़ सोचोगे वो साकार हो जाएगी। ये ऑल्टरनेटिव मेंटल हेल्थ अप्रोचेज है आपको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच मान लेंगे और सारा दिन सोचते रहेंगे कि ये हो जाए ये हो जाए, नहीं होने वाला। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इसने मिक्स कर दिया है इस मेंटल हेल्थ अप्रोच के साथ। समझ पा रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स की वो है पेडल। कह रहे वाइल बिलीव्स डू इन्फ्लुएंस आउटकम्स, मॉन्टेल वॉन्स ऑफ द प्रिविलेंस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन मिक्सड विद पार्शियल ट्रूथ्स। अब ये वही बात बोल रहा है, हम मानते हैं जहाँ बिलीव्स जो हैं आपके, जो यकीन या विश्वास या ख्याल जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके आउटकम को। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही करेंगे, और जैसा करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। हम मानते हैं आपके ख्याल जो हैं आपके आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। लेकिन वही मॉन्टेल वॉर्न करती हैं अमेंडा कि ये जो प्रेवलेंस है, ये जो एग्जिस्टेंस है, मौजूदगी है इस मिस इन्फॉर्मेशन की, गलत इन्फॉर्मेशन की, जो मिक्सड हो गई है पार्शियल ट्रूथ्स के साथ में, आधे अधूरे सच के साथ में। तो ये जो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आधा अधूरा सच है ना। आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे फिर वही काम करोगे, तब आपको वो मिल जाएगी, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। पर खाली सोच लोगे और फिर मिल जाएगी, ये तो समझ पा रहे हो ना। तो यही मिस इन्फॉर्मेशन से मिक्स कर दिया है। और रीज़न क्या है, हमें हर चीज़ में जादू चाहिए। हमारा दिमाग कहता है कि हर जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो रही है उसके पीछे भगवान ने कोई बड़ा प्लान बना के रखा है। हम 800 करोड़ लोग हैं, हमारी ज़िंदगियों में हर रोज़ बहुत कुछ हो रहा है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसके पीछे कोई बड़ा ग्रैंड प्लान नहीं है। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी बायस की वजह से हम इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। चलिए नेक्स्ट मेंटल मॉडल पे आते हैं। अनदर प्रिविलेंट बायस, द जीरो सम बायस। बड़ा प्यारा है थर्ड वाला, तो परपेचुएट्स अ हार्मफुल साइकिल ऑफ कंपैरिजन एंड कंपटीशन। एक और प्रेवलेंट बायस है, एक और दिमागी बायस है जो प्रेवलेंट है, जो हर तरफ फैला हुआ है ना, जो चलता है, बहुत प्रिवेल करता है। और इस बायस का नाम है जीरो सम बायस। जीरो सम का मतलब है एंड में सब चीज़ों का टोटल जीरो होगा। कह रहा है ये जो बायस है ना, ये परपेचुएट करता है, आगे से आगे कंटिन्यू करता है। परपेचुएट करना, किसी चीज़ को जिंदा रखना, आगे से आगे बढ़ाते जाना। और किसको, एक बहुत ही ख़राब चक्कर को, साइकिल को, जो है कंपैरिजन और कंपटीशन का। और ये कहाँ पे हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है। बायस की वो है परपेचुएट्स। अब ये कौन सा बायस है भाई, कैसे है? दिस बायस लीड्स इंडिविजुअल्स टू परसीव अनदर्स गेन एज देयर ओन लॉस। ये जो बायस है ये लीड करता है आम आदमी को, इंडिविजुअल्स को, और किसकी तरफ, कि वो परसीव करे, वो देखे, समझे, सोचे। परसीव करना, किसी चीज़ को नज़रिए से देखना, तो वो परसीव करे दूसरे आदमी के नफ़े को अपने खुद के लॉस की तरह। और ये क्या करता है, कैसे करता है आदमी इस काम को, फोस्टरिंग एनवी एंड रिसेंटमेंट। फोस्टर करते हुए, नर्चर करते हुए, प्रमोट करते हुए, बढ़ावा देते हुए, एक तो जेलसी का, एनवी का, एनवी का मतलब होता है जलन, और एक रिसेंटमेंट का, गुस्से का। मेरे दोस्त की नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी तो बड़ा नुकसान हो गया, उसकी भी ना लगी होती इस बार, है ना, दोनों की साथ में लग जाती। तो ये कितना, सोच के देखो आप, कितना क्रुकेड दिमाग हो चुका है हमारा। पड़ोसी की नौकरी लग गई, यार मेरी नहीं लगी, है ना, अरे उसकी लग गई, वो उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ का अलग कुछ बनेगा। आपकी लाइफ और उसकी लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। उसका पता नहीं क्या बैकग्राउंड रहा है, एकेडमिक बैकग्राउंड, पता नहीं कौन सी शिफ्ट में उसका पेपर आया था, पता नहीं कितनी ज़्यादा उसने आपसे मेहनत की होगी, कितनी कम की होगी। उसका हो सकता है उसकी मेंटल कैपेबिलिटी आपसे बहुत ज़्यादा हो, आपका दिमाग ढोल जैसा हो, उसका दिमाग बहुत तेज़ हो। तो आप क्यों कंपैरिजन करते हैं, और ये क्यों समझते हैं कि दूसरे आदमी का लॉस हुआ तो मेरा गेन हुआ, और उसका फ़ायदा हुआ तो मुझे कुछ नुकसान हो गया। ये दुनिया जीरो सम बायस नहीं है। ऐसा नहीं है किसी का गेन और आपका लॉस ऐसा होगा, है ना, ऐसा नहीं है प्लस और माइनस मिलेगा और जीरो हो जाएगा, ऐसा ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है। तो ये बायस हमें ऐसा लीड करवाता है। कह रहा है मोंटेल एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग कनेक्शंस रादर देन एनिमीज। मोंटेल एम्फसाइज करते हैं इस इंपॉर्टेंस को कि आप दूसरों से कनेक्शन बिल्ड करें, ना कि उनसे एनिमीज बनाएं, ना कि अपना दुश्मन बनाएं। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, इनंडेटेड विद अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, जो सैलाब से भरी हुई है, इनंडेट हो चुकी है, डिल्यूज हो चुकी है अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से, ऐसे मापदंडों से जो नेचुरल नहीं है, जो रियल नहीं है। समझ गए? अगर दोस्त की नौकरी लग गई है पड़ोसी की, उससे नफरत करने की बजाय प्यार करो, दोस्त बनाओ, कनेक्शन बनाओ उससे। हो सकता है उसी बैंक में आपको प्राइवेट जॉब मिल जाए, अगर आपकी सरकारी ना लगे, कहीं वो दोस्त आपके कहीं किसी जगह काम आ जाए। कभी भी दूसरे के प्रॉफिट को, अपने कुलीग के
नफ़े को अपना नुकसान मत समझो, है ना। वहाँ कनेक्शन ढूंढो, वहाँ एक दोस्ती ढूंढो किसी लायक आदमी के साथ। मॉन्टेल की वो है एम्फोसाइजेस। नौकरी का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपसे ये रेजोनेट करेगा, और भी बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में, आप देखेंगे आगे आगे घर गाड़ी, है ना, सब चीज़ों में कंपैरिजन होता है। किसकी कैसी बीवी आ गई, किसको किसका हस्बैंड मिल गया, इस पे भी कंपैरिजन होता है, किसके कितने बच्चे हो गए। कह रहा है जी, इन ए सेंस मोंटेल हाईलाइट्स हाउ कॉग्निटिव बायसेस वंस adaptive mechanisms for navigating a chaotic world have become more adaptive in today's society। कह रहा है जी एसेंस में देखें, इन एसेंस मतलब इस पूरी चीज़ का सार देखें। तो सार क्या है? मोंटेल हाईलाइट करती हैं कि कैसे ये कॉग्निटिव बायसेस जो हैं, मेंटल चीट कोड्स हैं, जो कभी अडेप्टिव मैकेनिज्म्स थे हमारे नेविगेट करने के लिए, गुजरने के लिए इस केयोटिक वर्ल्ड से, इस केओस भरी दुनिया से। ये चीट कोड्स थे हमारे एंसेस्टर्स के। जब उनके पास इंटरनेट नहीं था तो वो किसी आदमी का एक ट्रेट पकड़ते थे, उसको जज करते थे, है ना। आज तो इंटरनेट है, आपको सब पता है किसी आदमी के बारे में, एक ट्रेट क्यों पकड़ते हो? तो ये हमारे चीट कोड्स थे केओटिक वर्ल्ड में एंसेस्टर्स को नेविगेट करवाने के। कह रहा है मोंटेल हाईलाइट करती है इस चीज़ को। कह रहा है अब ये बन चुके हैं, हैव बिकम मॉल अडेप्टिव इन टूडेज सोसाइटी। आज की सोसाइटी के हिसाब से एक मॉल अडेप्टिव। अडेप्टिव मतलब जिसको आप अडेप्ट करें, जिसको अपनाएं, जो इफेक्टिव हो। मॉल अडेप्टिव मतलब जो काम ना आए, इनफेक्टिव हो, डिसफंक्शनल हो। तो ये अडेप्टिव हुआ करते थे किसी वक्त, आजकल ये डिसफंक्शनल हो चुके हैं। मोंटेल की वर्ब है हाईलाइट्स, कॉग्निटिव बायसेस की वर्ब है हैव बिकम, है ना, हैव बिकम। और चलिए, केओटिक यानी फुल ऑफ केओस। कह रहे जी हाउएवर शी ऑल्सो प्रपोजेस अ सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आइकिया इफेक्ट्स। कह रहे हालांकि वो एक सोल्यूशन भी प्रपोज करती हैं इस फॉर्म में, इस रूप में, जो है आइकिया इफेक्ट का। अब आइकिया इफेक्ट क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो आपको बताएगा। ये आइकिया इफेक्ट है इंट्रिंजिंग अर्ज टू वैल्यू समथिंग वी मेड आवरसेल्व्स सच एज फर्नीचर। कह रहे जी ये एक इंट्रिंजिंग अर्ज है, अंदर की हमारी एक अर्ज है, एक ख्वाहिश है। और किस चीज़ की? कि हम वैल्यू करते हैं उन चीज़ों को जिसको हम खुद बनाते हैं। जैसे कि वो वाला फर्नीचर दैट वन असेंबल्स एंड इंस्टॉल्स वन सेल्फ, जिसको कोई आदमी असेंबल करता है और इंस्टॉल करता है खुद ही। तो आइकिया एक स्वीडिश कंपनी है और इसका सारा फर्नीचर आपको खुद ही इंस्टॉल करना होता है। छोटे छोटे टुकड़े भेजेगी, उनको आपको खुद घर बैठ के अपना दिमाग लगा करके उनको जोड़ना है। लास्ट में वो बेड बन जाएगा, अलमारी बन जाएगी। तो आइकिया एक नामी कंपनी है इस फील्ड में। तो वहीं से आइकिया इफेक्ट आया है। जब आप किसी चीज़ को खुद बनाते हैं ना, तो आपका दिमाग इन मेंटल मॉडल से, चीट कोड से हट जाता है और प्रेजेंट के अंदर आप आने लगते हैं। इस इफेक्ट को आप हमेशा यूटिलाइज करें। मोंटेल एडवोकेट्स फॉर द वैल्यू ऑफ DIY प्रोजेक्ट्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एज अ मीन्स ऑफ रिक्लेमिंग एजेंसी। मोंटेल एडवोकेट करती हैं वैल्यू को, वर्थ को DIY प्रोजेक्ट्स की। DIY क्या होता है? डू इट योर सेल्फ। घर पर ही आप कोई चीज़ बना रहे हो, बाजार से नहीं ला रहे हो, उसको घर बना रहे हो। कोई खाने की डिश है, कोई इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं DIY। तो ये DIY प्रोजेक्ट्स की बहुत वैल्यू है, इसको आप देखें। और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें आप अपना हाथ चलाते हो। कह रहे हैं और ये क्यों करना है? एक जरिए के तौर पे, एक मीन्स के तौर पे, एज अ मीन्स ऑफ, जो है रिक्लेम करने का, फिर से दावा ठोकने का अपनी अथॉरिटी पे, अपनी दिमागी क्षमताओं पे, अपनी एजेंसी पे। एजेंसी होती है आपकी अथॉरिटी। एंड स्केपिंग द ग्रिप ऑफ कॉग्निटिव बायस, और ये मीन्स है, जरिया है स्केप करने का, बच निकलने का कॉग्निटिव बायस के शिकंजे से, ग्रिप से। अगर दिन में कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें आपके हाथ हिल रहे हैं ना 2 घंटा, तो आपका दिमाग इन पागलपन में कभी नहीं पड़ेगा। आप किसी नेता को पूजा नहीं करोगे, किसी पड़ोसी से दुश्मनी नहीं करोगे उसके नफ़े पे, और इस तरह के गंदे काम नहीं करोगे। तो मोंटेल बोलती है आई के इफेक्ट को यूज़ करें। मोंटेल की वर्ब है एडवोकेट्स, एज अ मीन्स ऑफ, मतलब इस जरिए के तौर पे। जरिया किस चीज़ का? एज अ मीन्स ऑफ रिक्लेमिंग एजेंसी, एज अ मीन्स ऑफ स्केपिंग द ग्रिप। चलिए रैप अप करेंगे। एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको करवा देते हैं लास्ट में। मैं आपको अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इन चीज़ों से निकलने का, है ना। मैंने भी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें देखी होंगी, थोड़ी आपसे ज़्यादा एज है, और कैसे इन चीज़ों को मैंने लाइफ में कंट्रोल किया, आपसे छोटा सा 2 मिनट में मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगा। पहले कॉन्सेप्ट देख लो, ज़रूरी चीज़। कॉन्सेप्ट ये है कि वन जो है, वन एक इंडेफिनिट सेंस में जब भी यूज़ होगा, और इसका मतलब होगा कोई भी आदमी, इंडेफिनिट सेंस में इसका मतलब होगा कोई भी पर्सन, तब इसके लिए आप पजेसिव लगाएंगे वन सेल्फ, वंस, और इसके लिए रिफ्लेक्सिव लगाएंगे वन सेल्फ। अब ये पजेसिव रिफ्लेक्सिव कब लगने हैं और इंडेफिनिट सेंस कब लगेगा, ये अब देखो। वन शुड टेक केयर ऑफ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे वन कौन है? वन का मतलब है कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, आदमी या औरत, लड़का या लड़की, बच्चा या बच्ची, दुनिया में किसी भी इंसान को, वन को टेक केयर ऑफ करना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों का।
अब देखो ये इंसान हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, लेकिन जब कोई भी की बात होती है इंडेफिनिट सेंस में वन की, तो फिर इसका पजेसिव हिज हर नहीं बनता, इसका पजेसिव बनता है वंस। समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को? ईजी है ना? जब वन कोई भी की बात करे तो फिर हिज हर नहीं लगाना है, वंस लगाना है। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ डिफेंडिंग सेल्फ। किसी भी इंसान को दुनिया में इस आर्ट को सीखना चाहिए जो है खुद को डिफेंड करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की। किसी भी तरह की मार्शल आर्ट आपको आनी चाहिए, है ना? तो डिफेंडिंग सेल्फ नहीं, आपको लिखना चाहिए डिफेंडिंग वन सेल्फ, क्योंकि वन के लिए आप जो है रिफ्लेक्सिव यूज़ करेंगे वन सेल्फ। किसी भी इंसान की बात हो रही है तो वन तो आप समझ ही गए होंगे इंडेफिनिट सेंस में यूज़ हो रहा है, तो ऐसे वन के लिए वंस और वन सेल्फ का इस्तेमाल हमें करना होता है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को कुछ बच्चे दूसरे एक वन वाले कॉन्सेप्ट से मिक्स करते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रन्स वंस ऑन चेंज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। कॉलेज के स्टूडेंट्स में से एक जो है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, उनमें से एक स्टूडेंट में से एक जो है वो रन करता है अपनी खुद की चेन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, शैक्षणिक संस्थाओं की। तो इस कॉलेज में से एक बच्चा पढ़ के गया और उसने अपने खुद के कॉलेज खोल लिए। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना वन ऑफ, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात कर रहा है, और इसलिए वन ऑफ के बाद में हमेशा नाउन को आपको प्लूरल रखना होता है, स्टूडेंट्स आपको लिखना चाहिए। इतना तो आप समझते ही हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा ना, काफ़ियों में से एक होगा, तो इतना तो आप समझ रहे हैं। ऐसे केस में वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, वन यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, और स्टूडेंट्स प्लूरल जो स्टूडेंट्स लिखे हैं ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वंस ऑन चेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना होगा हिज या हर ऑन चेन। किसी भी इंसान की बात नहीं हो रही, इस कॉलेज के बच्चों में से एक बच्चे की बात हो रही है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अब हिज हर लिखें, वंस का काम यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे बॉयज़ होता तो फिर हिज आ जाता, गर्ल्स होता तो फिर हर आ जाता, स्टूडेंट्स है तो हिज और हर में से कोई भी आ जाएगा। तो इस वन के साथ वंस नहीं लगता, ठीक है ना, ये वाला। वन ऑफ द गर्ल्स इन द टीम इंजर्ड वन सेल्फ ड्यूरिंग द सेमीफाइनल्स। टीम में से एक लड़की ने अपने आप को इंजर कर लिया, सेमीफाइनल से पहले अपने को चोट लगवा ली। वन ऑफ द गर्ल्स है, काफ़ी सारी लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की की बात हो रही है, तो इंजर वन सेल्फ को नहीं करेगी, हर सेल्फ को करेगी। लड़की है, आपको पता लग चुका है। कोई भी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसकी? बात हो रही है एक लड़की की, है ना, वन ऑफ द गर्ल्स की। तो ये कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स करके मत चलाना, समझना आप इनको, ये वन अलग है और ये वन अलग है। लास्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं एज होमवर्क, आपको चेक करें इसको, आंसर्स को कमेंट में अपडेट करना, सही गलत होगा आपको वहीं पे बता देंगे। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। पर्सनली आपको समझा देता हूँ मैं पर्सनल कैसे देखता हूँ इस चीज़ को। 2-3 चीज़ों की आदत डाल लो। एक तो फोकस किसी काम में रहना, अलार्म लगा करके 15-15 मिनट के अलार्म लगाओ, और 15 मिनट में जो काम आप करने वाले हो वही आप करोगे। किसी कॉन्सेप्ट को कर रहे हो तो वही कॉन्सेप्ट आप करोगे। 15 मिनट का अलार्म है और उस 15 मिनट में उसको करना है आपको। 20 मिनट का लगा लो अगर कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है तो। उस 20 मिनट में आपको किसी ने आवाज़ भी दे दी, भूकंप भी आ गया तो भी नहीं लोगे। चलो भूकंप आ जाए तो हिल जाना, लेकिन किसी ने आवाज़ दे दी है तो उसको सीधे से बोलना है 20 मिनट बाद, है ना। मम्मी ने बुलाया घर पे बाहर, मम्मी 15 मिनट बाद। 15-20 मिनट अगर आप दिन में 5 बार 7 बार 8 बार कर लेते हो ना, तो आपका फोकस, मेंटल फोकस बहुत बढ़ जाएगा। पर्सनली मैं इसको करता हूँ, तभी ये सब चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। जॉब और ये सब चीज़ें आप देख रहे हो ना, ऐप पे कोर्सेज हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं, सब काम करना होता है, ट्रैवल भी करते हैं। दूसरा क्या करना है, एक्सरसाइज का एक रूटीन बना लो, और एक्सरसाइज करनी ही है वीक में कम से कम 4 से 5 दिन। बॉयज़ को करनी है थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट्स को लिफ्ट करना है, पुशअप्स पुलअप्स लगाने हैं, कुछ वेट्स आप घर पे मंगा सकते हो, जिम जा सकते हो अगर आप जिम अफोर्ड करते हैं। थोड़ा सा आपको रनिंग करना है ना, हर 1-2 दिन छोड़ करके आपको कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर रन करना है। जॉगिंग नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना, रनिंग करना है। अगर एक्सरसाइज रूटीन आपने बनाया हुआ, आपका दिमाग ऐसा शानदार रहेगा, मज़ा आएगा आपको। तीसरा, जितना हो सके अकेला रहने की आदत डालो, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की छुट्टी है, घर से बाहर मत निकलो। अपने आप को इन्जॉय करना सीखो, और अगर इन्जॉय नहीं कर रहे हो तो फिर आप में कुछ कमी है, आप अपने आप को एक्साइटिंग फील नहीं करते हैं। कोई हॉबी पाल लो ऐसी, किताब पढ़ने की, म्यूज़िक सुनने की, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के फेवरेट बनो। अगर ये 3 काम आप कर रहे हैं ना, तो ये सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें आपको बेवकूफ़ी लगेंगी, और आपकी लाइफ ऐसी मस्त हो जाएगी ना, आपको लोग पूछेंगे आकर के भाई तू इतना खुश क्यों रहता है। समझ पा रहे हो? पर्सनली मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब चैनल के ज़रूर अकाउंट्स हैं, लेकिन मैं पर्सनली किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलूँगा। मुझे ज़रूरत ही फील नहीं होती है ना, बंद हो गई ज़रूरत फील होने, ऐसा समझ लो आप। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट अपने सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो रॉन्गली मैच्ड पेयर बताना है आपको।
इन चारों में से कौन से बायस से उसका डिस्क्रिप्शन मेल नहीं खा रहा? आई के इफेक्ट से ये मेल नहीं खा रहा, जीरो सम बायस से ये मेल नहीं खा रहा, या हेलो से ये नहीं खा रहा। तो इसको खुद से सॉल्व करना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर वीडियो के नीचे डाल दिए, वहाँ से आप इसको मैच करेंगे, ठीक है। सेकंड में पूछा है जी, इनमें से वो कौन सा फैक्टर, एक वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हमारा दिमाग ख़राब हुआ है। इन चारों में से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग ख़राब होने के पीछे का कारण नहीं है? नहीं है, समझ गए ना। तो वो 2-3 चीज़ें आपको बताई थी, उन्हीं में से एक चीज़ जो नहीं लिखी हुई वो आपका आंसर बनेगी। फर्स्ट कमेंट में आंसर इसका भी डाल दिया है। एक बार खुद से अटेम्प्ट दो इनको, आंसर मैं आपको यहीं करवा देता हूँ। चलो आराम से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट देना। सेकंड वाले में आंसर आपका बता दूँ, सेकंड वाले में आंसर है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, फीलिंग ऑफ डेजोलेशन, डेजोलेशन का मतलब होता है लोनलीनेस, अकेलापन, अकेलेपन से भी हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से भी हो रहा है, और सब कुछ सीखने की ख्वाहिश से भी हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, ये हमारा आंसर बनेगा बी में, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। और फर्स्ट वाले में रॉन्गली मैच्ड पेयर कौन सा है? हेलो इफेक्ट बिल्कुल सही है, सेलिब्रिटी वर्शिप। प्रोपोर्शनलिटी बायस बिल्कुल सही है, बड़े इवेंट्स बड़े रीजन। जीरो सम बायस बिल्कुल सही है, हमारा बेनिफिट किसी का लॉस। और आई के इफेक्ट गलत है यहाँ पे। आई के इफेक्ट में आप उन चीज़ों पे वैल्यू प्लेस करते हैं जो आप खुद अपने हाथ से बनाते हैं, ना कि उन चीज़ों पे वैल्यू प्लेस करते हैं जो आपके पास पास्ट में हुआ करती थी, ठीक है। आई के इफेक्ट का मतलब क्या है? जो चीज़ें आप खुद ने बनाई हैं आप उन पे फोकस करेंगे, उनको वैल्यू करेंगे। जैसे वो IKEA कंपनी का फर्नीचर है। चलिए बीच के क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। रन अमक, इनडिफैटिगेबल, एनकैप्सुलेट और इनकंसीवेबल, बहुत ईजी हैं चारों। इनके आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। लास्ट में मिलेगी 4 एरर्स। पहली मिलेगी इस वन की वजह से, दूसरी मिलेगी इस एट्रीब्यूट वर्ड की वजह से, तीसरी मिलेगी एम्बार्क की वजह से, और चौथी मिलेगी इस वंस नाम के वर्ड के आसपास। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? जो बच्चे बिल्कुल लास्ट तक साथ में बने हुए हैं, पूरा देखने वाले हैं, PD लिख करके बताया करो। अपना स्कोर भी लिख सकते हो साथ में, 10 में से 8 मिले 9 मिले। और जिनको क्लास अच्छी लिखी हो PDI लिख दिया करो, सर पूरी देखी और इंटरेस्टिंग लगी, ताकि ऐसे लेक्चर्स को मैं और ला सकूँ। अंटिल देन कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।